नमस्कार, महारो शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की। सीबीएसई ने परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है। बची हुई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान सीबीएसई ने कर दिया है। तारीखें कौन सी है देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। अब ये तारीखें, नई तारीखें 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा का ऐलान सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं करवाने का ऐलान कर दिया है। बची हुई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें 1 से 15 जुलाई। जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है एक और सिरोही से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत। किवरली के पास ये हादसा हुआ है। सिरोही से बड़ी खबर, सड़क हादसा, 5 की मौत, 2 कारों में भीषण भिड़ंत और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा किवरली के पास हुआ है। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। हादसे की भीषणता का अंदाजा आप ये तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। गाड़ियां पूरी तरह चकनाचूर। इस हादसे के बाद क्रेन बुलाई गई। क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाया गया। वहां से शरद, मेरे सहयोगी हमारे साथ सिरोही से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी, कितने लोग इन गाड़ियों में सवार थे? सुमित, मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि एक और युवक ने दम तोड़ दिया। कुल मिला के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये लोग महाराष्ट्र से सिरोही की तरफ आ रहे थे। सिरोही के मामावली के रहने वाले हैं। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो कोरोना की महामारी को लेकर वहां से बचने के लिए अपने गांव की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि एक इनेवो जो गुजरात की तरफ जा रही थी, वो बेकाबू होकर डिवाइडर से जंप करती हुई रॉन्ग साइड में टक्कर मार दी कार को, जिसकी वजह से ये हादसा घटित हुआ। और इस दर्दनाक हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है और एक गंभीर युवक की हालत है और उसका उपचार चल रहा है। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। अपडेट यह है, 6 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। एक व्यक्ति का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं आग के तांडव की। पहली तस्वीर उदयपुर की है और दूसरी तस्वीर अलवर की। उदयपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी, वहीं अलवर में बीच सड़क पर ट्रेलर में आग लग गई। ये 2 तस्वीरें आग का तांडव, आग का कहर, उदयपुर और अलवर में। बात सबसे पहले उदयपुर की कर लेते हैं। उदयपुर में चावंड रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे सूखे चारे में भीषण आग लग गई, जिससे ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस दौरान चालक मौके से फरार हो गया। जहां ये घटना हुई वहां आसपास लोग मौजूद थे। उनमें से शिवलाल नाम के एक युवक ने साहस दिखाते हुए ट्रैक्टर को दौड़ाकर घास को खाली कर दिया। शिवलाल की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। ये देखिए किस तरह से इस ट्रैक्टर को ले जाया गया। और अब बात अलवर की। अलवर के भिवाड़ी में चलते हुए ट्रेलर में अचानक भीषण आग लग गई। इसके बाद ड्राइवर ने खुद ट्रेलर से कूदकर जान बचाई। आग में ट्रेलर का आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे ढीको की दमकल की गाड़ियों ने आग पर करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद काबू पा लिया। ट्रेलर में लोहे की चद्दर का भारी भरकम रोल भरे हुए थे। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लॉकडाउन पर जयपुर से बड़ी खबर। गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन, राज्य के बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। सिर्फ गृह विभाग से ही एनओसी और पास मिलेगा। अगर आपको बाहर जाना है, प्रदेश के बाहर जाना है, सूबे से बाहर जाना है, तो आपको गृह विभाग की परमिशन लेनी होगी। गृह विभाग से आपको पास लेना होगा, तभी आप
अब सूबे से बाहर निकल पाएंगे। ये नई गाइडलाइन राज्य से। प्रेम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रेम, नई गाइडलाइन एनओसी अब गृह विभाग से मिलेगी? जी बिल्कुल सुमित जी, आपने सही कहा। नई गाइडलाइन के तहत अब एनओसी राज्य के गृह विभाग से ली जाएगी और साथ में आपात स्थिति में यदि कोई बाहर जाने की इच्छा रखता है तो इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। लेकिन इसमें भी जिला कलेक्टर्स को गृह विभाग से परमिशन लेनी होगी। इसके बाद ही जिला कलेक्टर है वो संबंधित व्यक्ति को एनओसी प्रदान कर सकता है। इसके लिए राज्य के गृह विभाग ने गृह सचिव द्वितीय समीत शर्मा को अधिकृत किया है, यानी जिला कलेक्टर समीत शर्मा से अनुमति लेने के बाद ही एनओसी प्रदान करेंगे। साथ में जो गाइडलाइन जारी की है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो व्यक्ति सामान्य स्थिति में अन्य राज्यों में हैं, ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जी अपने गृह राज्य में नहीं लाया जाएगा, यानी उनको वहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन जो प्रवासी फंसे हुए हैं उन्हीं को राज्य सरकार स्वदेश यानी स्व राज्य में लाने की पूरी मदद करेगी। सुमित, चलिए शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। प्रेम मेरे सहयोगी जयपुर से अपडेट आपको दे रहे थे, खबर आप तक पहुंचा रहे थे। बड़ी खबर, अगर आपको अब सूबे से बाहर निकलना है तो गृह विभाग से अनुमति लेनी होगी। और उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। 58 कोरोना संक्रमित नए मरीज उदयपुर से सामने आए हैं। उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अब प्रदेश में अब तक 3491 केस मिल चुके हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। 1620 डिस्चार्ज किए गए हैं मरीजों को। 1620 इनकी संख्या है। 100 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है प्रदेश में। 31 जिलों में कोरोना पांव पसार चुका है, फैल चुका है। 1475 लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, 58 नए मरीज अचानक इतनी बड़ी संख्या में एक साथ? कपिल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? उदयपुर से बड़ी खबर है। 58 कोरोना संक्रमित नए मरीज एक साथ सामने आए हैं। अब उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 80 पहुंच गई है। अब तक प्रदेश में 3491 मामले आ चुके हैं। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, एक साथ 58 मरीज? उदयपुर में सबसे बड़ा दिन है जब एक साथ 58 मरीज एक ही जो रिपोर्ट लिस्ट आई उसमें संक्रमित पाए गए। और इसके बाद पूरे चिकित्सा महकमे में और इसके साथ ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ये अंदरूनी शहर के रहने वाले लोग हैं, जहां पर सकड़ी गलियों के अंदर आसपास में इन लोगों के घर बने हुए हैं और काफी गैदरिंग वाला ये जो पूरा इलाका है ये शहर के अंदर बसा हुआ था। ऐसे में अब प्रशासन की चिंता यहाँ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि एक परिवार के 7 लोग संक्रमित सामने आए थे। उसके बाद में बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग शुरू कराई गई और सैंपलिंग की गई, तो आज एक साथ 58 लोग सामने आए, जिसमें 53 लोग अमल का कांटा इलाके के आसपास के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा शहर के कुछ और पार्ट से भी एक मरीज सामने आया, हरिदास जी की मगरी, नाड़ा खेड़ा और इसके साथ ही नीमच माता देवाली से एक मरीज सामने आए। तो अब जिन इलाकों से मरीज सामने आए उन इलाकों को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया और इसके साथ ही पुलिस की गश्त बढ़ गई है, कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। चलिए शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन डर अब इस बात का भी हो गया है, डर अब इस बात का भी बढ़ गया है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे संक्रमितों की संख्या भी बढ़ सकती है। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में कहां तक पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके हर खबर से आपको हम रूबरू करवाएंगे। और अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। 7 संभाग की कोरोना रिपोर्ट देंगे हमारे संवाददाता।
उदयपुर में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। एक ही दिन में उदयपुर के 58 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं और इसको लेकर पूरे चिकित्सा महकमे में और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जो जिन इलाकों के ये मरीज हैं वहां पर अफरा तफरी जैसी स्थिति है, वहां पर पुलिस का भारी जाब्ता पहुंच चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि जो संक्रमित मरीज सामने आए उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सालय में पहुंचाया जाए। उदयपुर में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। उदयपुर में अब संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 80 हो चुकी है और ये जो संक्रमित मरीज सामने आए हैं, 2 दिन पहले एक होमगार्ड जो कि यूआईटी में कार्यरत था और कांजी का हाटा इलाके में रहता था, उसके संक्रमित आने के बाद में उसके परिवार के क्लोज कॉन्टैक्ट की जांच की गई। उस परिवार के क्लोज कॉन्टैक्ट में 5 लोग संक्रमित आए, एक अन्य महिला भी संक्रमित आई थी और उसके बाद में जब बड़े लेवल पर चिकित्सा विभाग ने क्षेत्र में स्क्रीनिंग करवाई, क्योंकि ये व्यक्ति होमगार्ड था, यूआईटी में था और राशन वितरण करने के लिए भी गया था, तो ऐसे में यूआईटी में भी स्क्रीनिंग करवाई गई और कांजी का हाटा, अमल का काटा इलाके में बड़े स्तर पर कैंप लगाकर स्क्रीनिंग करवाई गई और जब स्क्रीनिंग कराकर सैंपल लिए गए तो आज जो रिपोर्ट आई उसमें अमल का काटा में 53 संक्रमित मरीज सामने आए, तो वहीं मीनापाड़ा, जोगीवाड़ा, नीमच माता सहित कुल 7 मरीज और माफ कीजिए 5 मरीज और हैं जो कि उदयपुर के अलग अलग क्षेत्र से हैं, वो भी संक्रमित पाए गए हैं। कुल 58 मरीज अब तक आज संक्रमित हो चुके हैं और पुलिस ने जिन इलाकों में रहने वाले हैं, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मरीज 53 जो अमल का काटा के वहाँ पर पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो संक्रमित मरीज आए थे उनके संपर्क से ही और मरीज सामने आने की बात सामने आ रही है। तो इसके अलावा जो मरीज अन्य क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं वहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता पहुंच चुका है, पूरे इलाके को सील करने की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही वहां पर कर्फ्यू इंपोज किया जाएगा। प्रशासन इसको लेकर पूरी तैयारियों में जुटा है। हॉस्पिटल में चिकित्सा महकमा ये कोशिश कर रहा है कि अब क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा मरीज यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ की कैपेसिटी को देखते हुए अब जो एसिम्टोमेटिक मरीज हैं उन्हें अन्यत्र हॉस्पिटल जो कि पहले से तय किए गए वहाँ पर शिफ्ट करने की प्लानिंग की जा सकती है। इसको लेकर जिला कलेक्टर और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो संक्रमित मरीज यहाँ पर पहुँचे उन्हें प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट मिल पाए, उन्हें सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा सके और इसी को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार जारी है। प्रदेश में यदि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो अब तक 3,491 पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। सुबह से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में जहां एक और 64 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, वहीं राजधानी जयपुर में 26 पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आए हैं। अगर बात करें राजधानी जयपुर में तो मौतों का सिलसिला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदेश में जहां एक और 100 मौतों के आंकड़े के साथ कोरोना ने मौतों का शतक लगाया है, वहीं जयपुर में अर्धशतक पूरा करते हुए 53 मौतें अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। जयपुर में जहां एक और 677 पॉजिटिव केस नेगेटिव हुए हैं, वहीं दूसरी ओर 587 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। जयपुर में इस समय 407 केस अब एक्टिव हैं। इसके अलावा 33,817 सैंपलिंग अब तक हो चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राजधानी जयपुर में चूंकि सामान्य व अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीज आते हैं, ऐसे में उन्हें परेशानी न हो, इसके लिए सोमवार से राजकीय जयपुरिया अस्पताल को कोरोना फ्री किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जयपुरिया अस्पताल में जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उन्हें जल्द ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि आरयूएचएस और निम्स अस्पताल में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा जो कोरोना मुक्त मरीज हो चुके हैं उन्हें जयपुरिया अस्पताल से पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। मंत्री ने यह भी कहा है कि एसएमएस अस्पताल में इस समय 179 केस अब इलाज के लिए हैं, जिनमें से 94 केवल संदिग्ध हैं। अस्पताल प्रशासन को मंत्री ने कहा है कि वे जल्द ही एसएमएस अस्पताल में भी सामान्य व अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इन वार्ड्स को डिसइंफेक्टेंट करके उन्हें बीमारियों से इलाज के लिए तैयार करें, ताकि यहां पर आने वाले अन्य मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और महात्मा गांधी हॉस्पिटल को जिस तरह से आईसीएमआर ने
प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी है, उसके बाद जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज को भी प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी मिल गई है। चिकित्सा मंत्री ने आज राजधानी जयपुर में यह कहा कि इससे जहां एक ओर प्रदेश में गंभीर किस्म के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज करने में मदद मिलेगी, वहीं प्रदेश को कोरोना मुक्त भी किया जा सकेगा। जोधपुर शहर में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। आज दोपहर तक की रिपोर्ट में 9 मरीज सामने आए हैं और ऐसे में जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमित संख्या 850 पहुंच चुकी है। बहरहाल सबसे राहत की बात यह है कि कल 27 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था और जिसमें से 30 मरीज जो है वो यहाँ पे स्थानीय कोरोना पॉजिटिव आए थे, यानी बराबर रेशियो चल रहा है। और राहत की बात यह है कि लगातार जो रिकवरी रेट है जोधपुर में वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं एक चिंता की बात ये भी सामने आ रही है कि शहर में अब मौत का आंकड़ा भी 16 पहुंच चुका है। हालांकि उसने पहले आत्महत्या की थी और उसके बाद सैंपल लिया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव था। इस लिहाज से जोधपुर में कोरोना जो मौत का जो आंकड़ा है वो करीब 16 पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने बहुत रैंडम तरीके से सैंपलिंग शुरू कर दी है। रोजाना अब शहर में 1000 प्रतिदिन की दर से लगातार सैंपलिंग ली जा रहे हैं और खासतौर पर जो शहर का भीतरी इलाका है वहाँ पर जो रेड जोन इलाके हैं वहाँ पर लगातार सैंपलिंग हो रही है। करीब 150 जनों की टीम लगातार गली गली घूम रही है, वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है और जो भी लक्षण जिसके पाए जाते हैं या जिसके लक्षण नहीं पाए जाते हैं, जिसकी कोरोना चेन है, उन तमाम लोगों की सैंपलिंग हो रही है और यही कारण है कि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज एक और मामला जब सामने आया जब जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल के एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसको भी अब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। हालांकि उसकी कंडीशन ठीक है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अब डॉक्टर भी चपेट में लगे हैं। शहर में अब तक 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और साथ ही करीब 4 से 5 नर्सिंग स्टाफ जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जिला प्रशासन साफ तौर पर कह चुका है कि सैंपलिंग का काम लगातार जारी रहेगा, क्योंकि शहर में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। सीएमएचओ से लेकर तमाम लोगों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं एक समस्या और सामने आ रही है, जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे ये लगातार शिकायत मिल रही थी खाने की कि वो खाना ठीक नहीं है, उसको भी जिला प्रशासन लगातार देख रहा है। जिला कलेक्टर खुद पिछले 2 दिन से उन क्वारंटीन सेंटर का दौरा कर रहे हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सुधार की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो स्थानीय विधायक है उन्होंने एक शिकायत की है महात्मा गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर। उन्होंने कहा है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं और उसको लेकर कलेक्टर को उन्होंने लेटर लिखा है और जो दोषी अधिकारी व कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की छवि इस पूरे मामले को खराब हो रही है। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने शिकायत पत्र कलेक्टर को भेजा था। लेकिन शहर में करीब 850 संख्या पहुंच चुकी है कोरोना पॉजिटिव की और ऐसे में बीएसएफ और ईरान को मिलाएं तो ये संख्या 900 करीब 13 पहुंच चुकी है। वहीं 16 लोगों की मौत जोधपुर में कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। कोटा में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 8 और नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। इसमें से 6 घंटाघर के चंदगट्टा इलाके के हैं जो हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ था। इसके साथ ही एक महिला इंदिरा मार्केट की है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं 12 रोड पर भी अब कोरोना का संक्रमण फैल गया है। 12 रोड पर भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो कोटा के थर्मल में ऑपरेटर बताया जा रहा है। ऑपरेटर की संक्रमित होने की सूचना आने के बाद से थर्मल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। चिकित्सा विभाग की टीमें वहां पहुंच गई है और स्कैनिंग का काम लगातार किया जा रहा है। तो इन सब के बीच राहत की खबर ये भी है कि आज फिर कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 3 रोगियों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक कुल 119 रोगियों को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो वहीं 78 रोगी ऐसे हैं जिनकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है। तो डॉक्टर्स की मेहनत भी लगातार रंग ला रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और शहर में 12 थाना इलाके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू अब तक घोषित है, तो अब कर्फ्यू का विरोध भी लोग करने लगे हैं। कल रात को भी मकबरा और केथुनी पोल थाना क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने थाने पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि 15 तारीख तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। ऐसे में इसका विरोध भी किया जा रहा है क्योंकि जरूरी सामान लोगों तक नहीं। अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आए, जिसके बाद अजमेर में कुल पॉजिटिव संख्या जो है मरीजों की वो बढ़कर 196 हो गई है। करीब करीब दोहरे शतक के नज़दीक अजमेर पहुंच चुका है। आज जो 9 पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आए हैं उनमें से 2 गर्भवती महिलाएं हैं जो परबतपुरा और नसीराबाद के पास जाटिया गांव है वहां की निकलने वाली हैं। इनके संपर्क में जो 3 परिवारजन थे वो भी फॉलोअप जो रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव की उसमें पॉजिटिव निकल के सामने आए। इसके अलावा एक नया पॉजिटिव केस निकल के सामने आया है बाबू मोहल्ला केसरगंज इलाके का।
ये एक टेंट हाउस कर्मचारी बताया जा रहा है। और भरतपुर के लिए एक राहत की बात यह है कि एक भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि भरतपुर में जो 116 मामले थे उनमें से 105 लोग सही हो चुके हैं और बाकी की रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता दें कि 116 में से 105 जो सही हुए हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है और बाकी की अभी जांच आना बाकी है। आपको बता दें कि यहाँ हाईवे पर ईंट भट्टे पर 71 श्रमिक आए हुए थे जिनकी जांच कराई गई तो वह भी नेगेटिव निकले हैं और इससे प्रशासन ने बहुत राहत की सांस ली है। वहीं आज मंत्री महोदय भी आए और उन्होंने बॉर्डर की भी चेक किए, जहां बॉर्डर पूरी तरह से सील मिले और उन्होंने भी राहत की सांस ली है। बीकानेर में अब तक की अगर अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला रहा है, क्योंकि आज बीकानेर में कोई भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। अगर पूरे बीकानेर में अगर बात कर लें तो अभी तक 38 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर में सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है, तो वहीं पर 36 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में एक महिला मरीज अभी एक्टिव है। वहीं आज बता दें कि आज लगातार जो चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मीटिंग का जो दौर है वो भी लगातार रहा और लगातार जो सैंपल है वो भी लिए जा रहे हैं। आज 33 सैंपल लिए गए थे और ये सभी सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं, तो ऐसे में बीकानेर के लिए राहत भरी खबर कही जा सकती है। वहीं आज मंत्री बीडी कल्ला ने सर्किट हाउस में एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में सभी जिले के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम, एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, सीएमएचओ। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।